तो काइनेमैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में जो लास्ट प्रॉब्लम हमने की थी वो यही थी कि एक टावर से हमने बॉल छोड़ दी थी, तो वो कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी और नीचे जब पहुंचेगी तो कितनी स्पीड से पहुंचेगी। तो क्या रिजल्ट ध्यान रखना था इसमें कि स्पीड होती है √2gh अगर h हाइट का टावर होता है, और टाइम ऑफ फॉल क्या होता है √2h/g। ठीक है, ये रिजल्ट एज इट इज याद रखना। ठीक है, तो अभी इसी तरह से कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट हम देखते हैं। तो अगला प्रॉब्लम क्या है हम लोगों का, अच्छा ये भी कर लिया था, मिडल 1/3 वाला भी कर लिया था। अब ये क्या क्वेश्चन है, अभी नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं और ऊपर से वापस पूरा राउंड ट्रिप करके आ रही है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या पूछा है देखो, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ स्पीड u एज शोन, यहाँ से u स्पीड से मैंने फेंक दिया पत्थर। फाइंड पार्ट ए इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, तो राउंड ट्रिप का टाइम निकालना है और क्या निकालना है, इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक जाएगा ये निकालना है, और क्या निकालना है हमको, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम विच इज एट फॉर विच इट इज above a height eta h। तो यहाँ से देखो, यहाँ से eta h कुछ, eta is some number between 0 and 1, राइट। तो eta h से ऊपर ऊपर जो है ये कितने टाइम तक रहता है ये निकालना है हमको। ठीक है, तो इसमें चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, केयरफुली सोचना। फिर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, और क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टिल अ टाइम t कंसीडर द पॉसिबल केसेस। अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है, राइट। या तो रिवर्सल हो चुका है या रिवर्सल नहीं हुआ है। अगर मेरा रिवर्सल हो चुका है तो डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, t = 0 से t रिवर्सल तक अलग से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिवर्सल टाइम से फाइनल टाइम तक अलग से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उन दोनों को मॉड लेके ऐड करना पड़ेगा। इसलिए हमारे केसेस बनेंगे, समझ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले। ओके, और क्या पूछा है, लैंडिंग स्पीड कितना होगा, तो इसको जल्दी से ट्राई करो, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे ईटा एच जो है वो टॉप से लेना, ठीक है, टॉप से ईटा एच हाइट के लिए पूछो। तो डिस्कस कर लेते हैं इसको, सिंपल ही है देखो। सबसे पहले तो देखो, जब ये घूम के वापस इस जगह पे आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया इसका, इज इट। अब एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या होगा, u इंटू कैपिटल टी माइनस हाफ जी इंटू कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। फिर कैपिटल टी इज द टाइम फॉर कमिंग बैक। ठीक है, तो इससे सॉल्व करके क्या आ गया, कैपिटल टी इक्वल टू 2u/g आ गया। टी इक्वल टू 0 तो यूजलेस है, तो इनिशियल मोमेंट का ही है ना। तो ये मेरा राउंड ट्रिप का टाइम आ गया, याद रखना। ठीक है, फिर क्या है, अब सेकंड पार्ट में पूछा था मैक्सिमम हाइट, तो देखो मैक्सिमम हाइट क्या है, रिवर्सल का टाइम, रिवर्सल का पॉइंट है। रिवर्सल के पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना होता है, 0। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा दिया मैंने, और v को क्या रख दिया, 0, और u तो मुझे जो दे रखा था वही है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगाया, तो क्या आ गया मेरे पास, मैक्सिमम हाइट आ गया u²/2g। आया समझ में, क्लियर है। ठीक है, और फिर सी पार्ट में क्या पूछा था हमको, हमें पूछा था कि कितने टाइम तक ये ईटा एच हाइट से ऊपर ऊपर है। ठीक है, एंड टॉप से ईटा एच हाइट के ऊपर ऊपर है। तो याद करो, अगर ईटा एच हाइट से गिरता कोई पार्टिकल तो टाइम ऑफ फॉल क्या होता है, वो पिछले एग्जांपल में देखा था। अगर ईटा एच हाइट के थ्रू गिर रहा है तो एच हाइट से गिर रहा है तो √2h/g आया था, तो ईटा एच से गिरने के लिए √2 ईटा एच/g होगा, राइट। और जितना गिरने का टाइम होगा ईटा एच, उतना ही ऊपर चढ़ने का भी टाइम होगा, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, लेफ्ट और राइट मोशन जो सिमेट्रिक होता है। क्यों सिमेट्रिक होता है, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी रिपीट होगी तो काइनेटिक एनर्जी रिपीट होगी, सेम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, बस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अपोजिट होगा। ठीक है, बाकी अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन एग्जैक्टली सिमेट्रिक होते हैं हमारे। ठीक है, तो √2 ईटा एच/g नीचे आने का, और इसका तो उसका डबल कर देंगे, तो वही देखो क्या लिखा, ascending and descending motion are symmetric as can be readily seen by energy conservation. At a particular height, the potential energy is same irrespective of ascent or descent. Hence, kinetic energy is also same. So, the direction of velocity is opposite, but magnitude is same. Thus, time to fall eta h from top is same as time to go from eta h to the top. तो रिक्वायर्ड टाइम क्या हो गया, तो टाइम क्या हो गया, √2 ईटा h/g इंटू 2, समझ गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ऊपर भी जाना नीचे भी आएंगे, और h की वैल्यू हम पहले निकाल चुके, तो u²/2g डाल दो, तो क्या आ गया, 2u/g इंटू रूट ईटा आ गया। ठीक है, और 2u/g क्या, रूट राउंड ट्रिप का टाइम है, तो राउंड ट्रिप का टाइम इंटू रूट ईटा मेरा आ गया। ठीक है, स्पीड इस हाइट पे निकालना है तो वो u रूट ईटा आ जाएगी, अगर तुम चाहो तो √2gh की जगह √2g ईटा h डाल दोगे तो स्पीड जो आ जाती है u रूट ईटा आ जाती है, समझ गए। पूछा नहीं, अगर पूछा होता तो u रूट ईटा आ जाती। ठीक है, फिर डी पार्ट में क्या पूछा था हमको, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो देखो, राउंड ट्रिप का जो टाइम है हमें पता है, लेफ्ट अपवर्ड ट्रिप का और डाउनवर्ड ट्रिप का टाइम बराबर बराबर होगा ड्यू टू सिमेट्री। तो पूरा राउंड ट्रिप का टाइम 2u/g है, तो इसका मतलब कि अपवर्ड ट्रिप का टाइम u/g है। हम चाहें तो और भी तरह से निकाल सकते हैं, बट क्यों ना इस तरह सिमेट्री अगर अवेलेबल है तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, राइट। तो क्या लिखा, बाय सिमेट्री टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट इज सेम एज द टाइम टू डिसेंड। ठीक है, इज सेम एज द टाइम टू फॉल डाउन फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट, plus half of the total time of the flight, th क्या आ गया, half t which is u/g, fair enough। और फिर क्या पूछा है देखो, ई पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल टिल अ टाइम t कंसीडर द पॉसिबल केसेस।
तो देखो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, जब तक तो मैक्सिमम हाइट तक नहीं पहुंच रहा तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, राइट। तो टी टाइम तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो क्या कह सकते हैं, तो क्या लिखा, until reversal distance traveled by the particle has same magnitude as the magnitude of displacement. However reversal happens, we need to add up the magnitude of displacement for upward and downward motions, ठीक है। तो अगर u by g से छोटा टाइम है, यानी रिवर्सल से पहले की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब मान लो u by g से बड़ा टाइम है हमारा, u by g से ज्यादा है हमारा टाइम, तो फिर इसका मतलब क्या है, ऊपर भी जा चुका और ऊपर से फिर वापस आ रहा है। तो इसका मतलब गिरा कितने डिस्टेंस है, गिरा कितने टाइम के लिए, टोटल टाइम तो मेरा टी है, जिसमें से u बाई जी ऊपर जाने में चला गया था, तो इसका मतलब क्या, बाकी कितना टाइम बचा, u बाई जी, सॉरी टी टी माइनस u बाई जी, इतना टाइम और जो गिरने वाला है। तो क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर लगा दोगे, फिर टी की जगह क्या डाल दोगे, टी माइनस u बाई जी डाल दोगे, राइट। उतना और ऐड करना पड़ेगा और मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस, ठीक है। तो वही किया, तो क्या लिखा, तो टी अगर मेरा, हाँ अभी क्या लिखा, टी u बाई जी से बड़ा है, तो क्या है, L1 तो u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा जो मैक्सिमम हाइट तक है। देन आफ्टर दैट इट फॉल्स फॉर अ फर्दर टाइम t माइनस u बाई जी, मैक्सिमम हाइट से गिर रहा, तो हाफ जी टी स्क्वायर और करने में t इज t माइनस u बाई जी, तो एडिशनल डिस्टेंस क्या होगा, हाफ जी इंटू t माइनस u बाई जी का स्क्वायर। तो टोटल डिस्टेंस क्या, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। फिर क्या पूछा है हमको, लैंडिंग स्पीड पूछी है। इनफैक्ट लैंडिंग स्पीड कैसे भी निकाल सकते हो, वैसे इजीएस्ट जो तरीका है वो क्या है, एनर्जी अप्रोच से बोल सकते हो। एनर्जी से हमें पता है, जब जमीन पे था ऊपर की तरफ स्पीड यू थी, तो वापस जमीन पे आएगा तो नीचे की तरफ स्पीड यू होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही रहने वाली। और नहीं तो ये भी कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा के, इससे भी आसानी से आ जा रहा, स्पीड माइनस यू आ रही है, क्या मतलब, लैंडिंग स्पीड इज सेम एज लॉन्चिंग स्पीड, बस डायरेक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट। तो क्लियर हो गया, आई होप सभी को समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देख रहे हैं अभी मोशन एंड ग्रेविटी के लिए। क्या किया हमने, एक पत्थर है, पत्थर को मैंने 4.9 मीटर पर सेकंड से ऊपर लॉन्च कर दिया, ठीक है। पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ ब्रिज विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकंड। ये समझो कोई पुल वुल होगा और नीचे नदी वदी बह रही होगी, तो जाके नदी में गिरेगा पत्थर, ऊपर उछाल देंगे। स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 2 सेकंड्स, ठीक है। यहाँ पे ये पानी वानी है। इफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, और फिर क्या दिया, विद व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल स्ट्राइक द वाटर। तो दो चीजें निकालनी है हमको, पानी को कितनी स्पीड से स्ट्राइक कर रहा है और इस टावर की हाइट कितनी है। जल्दी से करो, सिंपल ही है, बस टाइम कन्वेंशन के लिए मैंने लिया ये क्वेश्चन। अगर मान लो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरी नेगेटिव हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट फाइनल जो है वो माइनस एच कहलाएगा। अगर टावर की हाइट एच है, ब्रिज की हाइट एच है, तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस एच लिखा और यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो माइनस एच इक्वल टू क्या आ गया, यू मेरा 4.9 पॉजिटिव इंटू टू माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टू स्क्वायर, समझ में आया? इसका यूज करके एच की वैल्यू क्या आ गई, 9.8 मीटर। अब फाइनल लैंडिंग स्पीड पता लगानी है, तो एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हो, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगा सकते हो। बाय द वे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये अपने आप में एनर्जी कंजर्वेशन की ही इक्वेशन है। इसको हाफ एम से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एनजीएच लिख रहा है, is it? तो बार बार एनर्जी कंजर्वेशन के लिए पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह सीधे ही देख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यहाँ पे वी और यू स्पीड्स हैं, ये डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन की ही इक्वेशन है। तो बस, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 14.7 मीटर, ठीक है, क्लियर है। सॉरी, यहाँ पे वेलोसिटी पूछा है तो माइनस साइन होना चाहिए हमारा, क्योंकि हमें पता है कि ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हमने, ठीक है। वैसे यहाँ पे डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके भी कर सकते थे, गलती से माइनस यहाँ पे लगा हुआ। समझ तो आ गया ना? हम चाहते थे इस पूरे क्वेश्चन को डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके भी हम चाहते तो कर ही सकते थे, अभी अपवर्ड को पॉजिटिव लीजिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट एरिया काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ग्राफ्स। मतलब एक ग्राफ से क्या क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, दूसरा एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ कैसे बना सकते हैं, यानी वीटी से एटी, एटी से वीटी, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम से वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये सारे ग्राफ को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और ग्राफ का फिजिकल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड पे, ये क्या ग्राफ है, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ है। एक्स मेरा क्या है, पोजिशन, और ये क्या है, मेरा टाइम है। पोजिशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, dx by dt, राइट। तो इसका मतलब कि हम वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हैं, इधर पोजीशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से हम सीधे वेलोसिटी पे कमेंट कर सकते हैं। तो जहां पे मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा वहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और जहां पे मेरा स्लोप नेगेटिव होगा वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगी। समझ में आ रही बात की? और दूसरा क्या है, तुमको पता है कर्वेचर जो होता है वो सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड होता है कि नहीं? तुम्हारा याद करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश,
समझ में आई बात करी? टाइम है तो फिर y डबल डॉट हो जाएगा हमारा टाइम के टर्म्स में तो अच्छा ऊपर वाला न्यूमरेटर तो हमेशा ही मेरा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे रेडियल कर्वेचर पॉजिटिव है, ठीक है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ठीक है। तो और इस केस में डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर सेकंड डेरिवेटिव जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जहां पे इसका कटोरा सीधा है, रेडियल कर्वेचर पॉजिटिव मतलब क्या होता है, कटोरा सीधा, याद है? जहां पे भी कटोरा सीधा है वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जहां पे भी कटोरा उल्टा है वहां पे एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो देखो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन बोलता हूँ। फ्रॉम figuring out velocity and acceleration from the xt graph, recall that v is equal to dx by dt and a is d square x by dt square. The slope of the xt graph gives the velocity and concavity tells the sign of acceleration. So can you identify the signs of acceleration velocities in various segments of the graph? Just खुद से ट्राई करो, अलग अलग सेगमेंट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं, ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से जी। इन सारे ही सेगमेंट्स में हमें बताना है कहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव है और एक्सेलरेशन हर सेगमेंट के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जल्दी से करो इसको, फिर आगे बात करो। तो देख सकते हो डायरेक्टली ए से बी अगर देखो तो पूरे में स्लोप पॉजिटिव चल रहा है एक्सेप्ट पॉइंट बी। ये ध्यान रखना, पॉइंट बी पे जो है स्लोप जीरो है, तो बी पे वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी। तो उसके पहले ए से बी तक मेरी पॉजिटिव है, ए से बी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो और एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ पे कटोरा उल्टा है, दिख रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे लाई कर रहा है कर्व पे, एक्सेलरेशन नेगेटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। और बी से सी की अगर बात करें तो बी से सी में ये कर्व मेरा नेगेटिव स्लोप का है, ठीक है। तो वेलोसिटी मेरी नेगेटिव और एक्सेलरेशन भी मेरा नेगेटिव, क्योंकि कटोरा भी इसका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्टली पॉइंट बी पे जीरो। सी से डी वापस इसी तरह से देख सकते हो, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव है और कर्वेचर मेरा सीधा है, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव सी से डी एक्सक्लूडिंग पॉइंट डी। डी पे जीरो हो गया। डी से ई वापस स्लोप पॉजिटिव है तो बस वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, ये राइजिंग ग्राफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और कटोरा भी सीधा है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो गया। ई से एफ क्या है, ई से एफ कटोरा उल्टा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव और राइजिंग ग्राफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। एफ से जी अगर देखो तो उल्टा कटोरा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव, गिरता हुआ ग्राफ है, ठीक है। तो सब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे कमेंट कर लिए। अच्छा इसके अंदर पॉइंट बी पे मेरा क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, पॉइंट डी पे भी वेलोसिटी जीरो होगा और पॉइंट एफ पे भी वेलोसिटी जीरो क्योंकि स्लोप जीरो है। अब सवाल ये कि पॉइंट सी पे एक्सेलरेशन के बारे में क्या कह सकते हो, तो इसका आंसर है अनलेस मुझे एग्जैक्ट ग्राफ पता हो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। डिसकंटिन्यूअस हो सकता है डिफाइंड ही ना कर पाओ यहाँ पे, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है और अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के बीच में जीरो से जरूर पास करेगा, राइट। तो फिर उस केस में सी पे हम क्या पाएंगे, जीरो एक्सेलरेशन, अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही ई पे भी क्या पाओगे कि जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि रिवर्सल हो रहा है एक्सेलरेशन अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूअस हो सकता है सडनली चेंज हो जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं कह पाओगे उस केस में अनलेस मेंशन्ड। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा और उसके अलावा क्या देखो, अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है मेरे पास एस टी ग्राफ में या एक्स टी ग्राफ में, उसका मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर एक्स टी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके अंदर भी अगर एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाए उसका मतलब क्या, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पोजीशन वही की वही बनी हुई है, ठीक है। तो फर्दर अ लाइन पैरेलल टू द टी एक्सिस वुड इंप्लाई जीरो वेलोसिटी, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सभी को क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट एरिया हम लोगों का है वो ग्राफ कन्वर्जन, यानी अगर मान लो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है मुझे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से सुन, समझ में आएगी सारी बात। तो ये मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम चल रहा है मेरा, और इतने एरिया में मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से सबसे पहले सोचो रिलेशन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाई dt, है ना। यानी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप है, बात समझ आ रही है कि नहीं। वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट का स्लोप है। समय वेलोसिटी जहां पे पॉजिटिव होगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा, यानी वो राइजिंग ग्राफ होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यू से राइज और फॉल डिसाइड होगा, समझ में आई बात के लिए। वेलोसिटी की वैल्यू से क्या पता चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट ग्राफ राइज कर रहा होगा या फॉल कर रहा होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो राइजिंग ग्राफ होगा और वेलोसिटी नेगेटिव है तो फॉलिंग ग्राफ होगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं। वेलोसिटी की वैल्यू विल डिसाइड राइज एंड फॉल। अच्छा फिर वेलोसिटी का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी खुद में ds बाई dt है, तो वेलोसिटी का स्लोप क्या हो जाएगा, d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का स्लोप जहां पे पॉजिटिव है वहां पे st का कटोरा सीधा हो जाएगा, उसका कर्वेचर पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू st का स्लोप, वेलोसिटी का स्लोप st का कर्वेचर, समझ में आई बात की नहीं।
तो क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले यहाँ पे ही तुम देख के, मैंने कुछ देखो नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं, वो क्या मतलब है। आर का मतलब है राइजिंग, यू का मतलब है अपवर्ड कटोरा, समझ गए। तो इस जगह पे समझ में आ रहा है राइजिंग क्यों है, क्योंकि थ्रू आउट इस सेगमेंट में देखो पॉजिटिव वेलोसिटी है, देखो पॉजिटिव वेलोसिटी, इसका तो पक्का राइजिंग ग्राफ होगा। बाय द वे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो यानी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगा, टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्सिस होना चाहिए, और उसके बाद राइजिंग ग्राफ। और कैसे राइज करना है, राइजिंग भी दो तरह से हो सकता है, उल्टे कटोरे के साथ राइज कर सकते हो, सीधे कटोरे के साथ राइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, वेलोसिटी का स्लोप पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी का स्लोप एस टी का कटोरा, समझ गए, स्लोप पॉजिटिव तो एस टी का कटोरा। तो यहाँ पे सीधा ऐसे, यानी राइजिंग ग्राफ आएगा और सीधे कटोरे के साथ, समझ में आई बात की। ऐसे करके ये सेगमेंट ऐसा आ गया एस टी का। ऐसे ही अगले सेगमेंट पे फोकस करो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, थ्रू वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव है, और व्हाट अबाउट द स्लोप, स्लोप जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो राइजिंग ग्राफ होगा यहाँ पे, लेकिन स्लोप जीरो है, इसका मतलब कटोरा नहीं कुछ भी। तो राइजिंग विदाउट एनी कटोरा, तो एन मतलब नो कटोरा, समझ गए, नो कर्वेचर। तो यहाँ पे कैसा ग्राफ बनेगा, राइजिंग विदाउट कर्वेचर। तो यहाँ पे जिस भी स्लोप में है उसी स्लोप में कंटिन्यू करते रहेगा, समझ गए, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन रहेगा। आया समझ में कि नहीं। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कोई शार्प कॉर्नर मत बनाना। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के वैल्यू में कोई सडन चेंज नहीं है, वेलोसिटी के स्लोप में भले ही सडन चेंज है, लेकिन वेलोसिटी का स्लोप तो उसका कर्वेचर ही है ना। तो कर्वेचर बेशक सडनली चेंज हो गया यहाँ पे, लेकिन स्लोप सडनली नहीं चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू कोई सडनली नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी की स्लोप सडनली चेंज होगा। तो यहाँ पे कई बार बच्चे शार्प कॉर्नर बना, तो शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा। वेलोसिटी का फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो एसटी ग्राफ में कहीं पे भी शार्प कॉर्नर नहीं आएगा, ठीक है। डिसकंटीन्यूअस ग्राफ है तो फिर अलग बात है, बाकी वेलोसिटी का ग्राफ डिसकंटीन्यूअस होता भी नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली बना लो चलो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी तरह से यहाँ पे राइजिंग विद, तो अभी सेगमेंट बाय सेगमेंट क्या, पहले पूरी की पूरी यहीं पे एनालिसिस लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वेलोसिटी पॉजिटिव स्लोप जीरो, तो राइजिंग विदाउट कर्वेचर। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव लेकिन स्लोप नेगेटिव वेलोसिटी का। ध्यान रखना, कोई चीज पॉजिटिव हो सकती है और घट रही हो सकती है, कोई चीज नेगेटिव हो सकती है और बढ़ रही हो सकती है, तो दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करना। बच्चे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि ये पॉजिटिव को सोच रहे थे, पॉजिटिव को बढ़ने से कंफ्यूज कर लेते हैं। समथिंग कुड बी पॉजिटिव एंड स्टिल डिक्रीजिंग, समथिंग कुड बी पॉजिटिव एंड स्टिल इंक्रीजिंग। तो जो कटोरा है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से डिसाइड होता है, और जो स्लोप है वो पॉजिटिव या नेगेटिव से डिसाइड होता है। ये बात समझ में आती है कि नहीं। समथिंग कुड बी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, समथिंग कुड बी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, समथिंग कुड बी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, एंड समथिंग कुड बी नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। तो इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज अलग क्वाड्रेंट है और अलग एक्सिस है, और पॉजिटिव नेगेटिव अलग एक्सिस है, समझ में आई बात को। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है पॉजिटिव लेकिन वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव है, तो यहाँ पे ग्राफ तो राइजिंग ही होगा लेकिन डाउनवर्ड कर्वेचर के साथ। ऐसे यहाँ पे देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी नेगेटिव है, उसका स्लोप भी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, फॉलिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर होगा। तो सब कुछ लिख लिया यहाँ पे, आर कॉमा ये मतलब राइजिंग विद अपवर्ड कर्वेचर, फिर राइजिंग विद नो कर्वेचर, फिर राइजिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर, फिर फॉलिंग विद इनवर्ड कर्वेचर। उसके बाद क्या देखना है, जहां जहां वेलोसिटी के ग्राफ में कुछ ना कुछ हो रहा है वहां वहां पे डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसे करके, ऐसे मैंने एक्सटेंड करके इसके ठीक नीचे डिस्प्लेसमेंट टाइम के एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और अब फिर सेगमेंट्स के हिसाब से मैं लिखता चला गया, समझ गया कि नहीं। बाय द वे क्वांटिटेटिव अगर प्लॉट करना, क्वालिटेटिव प्लॉट करना तो बस इसी से काम हो जाएगा। क्वांटिटेटिव प्लॉट करना है तो एक और चीज, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अभी ये तो समझ में आ रहा है कि राइजिंग विद अपवर्ड करके कटोरा बनाना है, लेकिन कितना राइज कराना है। तो मुझे पता है यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके नीचे का ये एरिया के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू टू इंटू फोर, तो वो कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसलिए ये 4 यूनिट बाय है। समझ में आई बात की नहीं, क्वांटिटेटिवली। इसी तरह से यहाँ तक अगर देखना है तो ये स्क्वायर का एरिया और ऐड हो जाएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी है, 2/4 का ये रेक्टेंगल, कितना एरिया और ऐड हो जाएगा, तो यानी 8 और ऐड हो जाएगा। तो ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, ये देखो फिर यहाँ पे ये 4 + 8 ये 12 और पहुंच गया, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग क्वांटिटेटिव प्लॉट भी बना सकते हैं। और उसके अलावा जहां जहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो रही है वहां वहां पे एसटी ग्राफ में हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं कैसे प्लॉट किया, तो जल्दी से पढ़ देता हूँ। क्या लेट कंसीडर द एडजेसेंट VT graph of a particle moving along x-axis. We wish to plot the ST graph from it. XT graph will be just the ST graph shifted by x0. अच्छा, ये भी है कि मान लो ST बना लिया लेकिन मुझे XT ग्राफ बनाना है। ST पता है और XT बनाना है, तो याद करो मेरा S क्या होता है, S is simply x minus x0, राइट। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x तो सिंपली s plus x0 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या, जो भी s का ग्राफ आया उसी को x0 से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। कर्व शिफ्टिंग पढ़ी थी हम लोगों ने जब हम बेसिक मैथ्स कर रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, तो XT ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, बिल्कुल ऐसा ही शेप रहेगा
लेकिन बस ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऐसे करके, एक्स नॉट से पूरा ऑफसेट हो जाएगा। ओके, फिर क्या लिखा, वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ v implies a rising st graph because ds by dt is greater than 0, and a negative value of v would similarly mean falling st graph. A rising vt graph would imply dv by dt is 0, which means d square x by dt square is upward curvature in st graph. Similarly, falling vt graph would imply a downward curvature. तो curvature velocity के rise fall से पता चलेगा और slope positive negative से पता चलेगा, ठीक है। तो क्या लिखा, नाउ वी कोड द वेरियस सेगमेंट्स ऑफ द vt ग्राफ एज पर फॉलोइंग स्कीम। r का मतलब राइजिंग, f का मतलब फॉलोइंग, u का मतलब अपवर्ड कर्वेचर, d का मतलब डाउनवर्ड कर्वेचर और n का मतलब नो कर्वेचर। हैविंग दस मार्क द कोड्स वी कैन नो क्वांटिटेटिवली स्केच द st ग्राफ, ठीक है। और फिर क्या लिखा, एरिया अंडर द vt ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो एरिया बिलो द कर्व इज कंसीडर्ड नेगेटिव। अच्छा, ये याद है ना, जो कर्व के नीचे का एरिया होता है उसको नेगेटिव गिना जाता है। क्यों क्यों नेगेटिव गिनते हैं, तुम्हें पता है कि जब वेलोसिटी मेरी नेगेटिव है तो इनफैक्ट पार्टिकल वापस आ रहा होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कम ही होगा, इज इट नॉट। तो नेगेटिव एरिया ऐड करोगे तभी तो हमारा घटेगा, ठीक है, इंटीग्रल पीडीटी। तो जब ग्राफ के नीचे है तो उसको नेगेटिव एरिया मानना है, साइन वैल्यू लेनी, ठीक है। ओके, तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ में आया सभी को, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो आई होप मैथ्स के अंदर तुम लोगों ने मॉड फंक्शन पढ़ा होगा, मतलब अभी वैसे तो फॉर्मली मॉड शायद और आगे आ जाएगा, और नहीं तो पहले मॉड थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तुमने। तो अभी वन डायमेंशनल मोशन में जो स्पीड होती है, वो स्पीड क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी का मॉड होता है। वेलोसिटी नेगेटिव भी है तो भी जो स्पीड होगी वो पॉजिटिव ही होगी। तो क्या कर सकते हो, अच्छा, और जो रिलेशनशिप एस टी का वीटी से है, वही रिलेशन मेरा एल टी का स्पीड टाइम ग्राफ से है। क्यों, क्योंकि हमारा स्पीड क्या होता है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, डीएल बाई डी टी होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट डीएस बाई डी टी होता है, ऐसे सॉरी, जो वेलोसिटी और डीएस बाई डी टी होती है, ऐसे ही मेरा स्पीड जो होता है वो डीएल बाई डी टी होती है। तो सेम टाइप का तरीका, बस ये है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ बनाना पड़ेगा भाई, और उसके बाद मेथड वही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, सॉरी मेरा मान लो यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक मिनट नया ड्रॉ किया दिस, हाँ, इसी के लिए एक काम करो, खुद से ट्राई करो। ये मेरे पास v वर्सेस t का ग्राफ है ना, अब इस vt ग्राफ से तुम क्या कर सकते हो, v मॉड वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। v मॉड वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करके फिर क्या, जहां पे v मॉड पॉजिटिव है वहां पे स्पीड पॉजिटिव होगी, और जहां पे v मॉड नेगेटिव है स्पीड तो खैर नेगेटिव होगी नहीं, क्योंकि मॉड तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इज इट नॉट। तो इसलिए मतलब बेकार की बात ये, v मॉड नेगेटिव कभी होगा नहीं, तो इसलिए स्पीड भी कभी नेगेटिव नहीं होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो vt से v मॉड t ग्राफ बनाएंगे, और फिर उसके बाद v मॉड का ग्राफ हो गया, तो वेलोसिटी जो स्पीड है, जहां पे राइजिंग स्पीड है वहां पे मेरा कटोरा सीधा हो जाएगा एल टी ग्राफ का, और जहां पे मेरी फॉलिंग स्पीड है वहां पे कटोरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को एज्यूम करते हुए पहले वेलोसिटी टाइम से स्पीड टाइम ग्राफ बनाओ, और स्पीड टाइम ग्राफ से फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। जल्दी से ट्राई करो खुद से। तो सिंपल ये उसी ग्राफ को देखो, यहाँ मॉडिफाई किया है। यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राफ है बाकी का तो एज इट इज चलेगा, बस ये जो नेगेटिव सेगमेंट हुआ इसी को पॉजिटिव कर देंगे उठाकर, ठीक है। तो वही किया हुआ है, तो उस सेगमेंट को यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। स्केल फैक्टर थोड़ा अलग लगा रखा है, इसलिए तुमको देखने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट एसेंशियली उसी ग्राफ का ये मॉड है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो, अच्छा एक चीज है, स्पीड तो होगी तो सब जगह ही पॉजिटिव, तो इसलिए डिस्टेंस का ग्राफ होगा राइजिंग 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 होगा। होना भी चाहिए, डिस्टेंस घट तो नहीं सकता टाइम के साथ, एक बार जो चल रही है तो उसको कैंसिल कैसे करोगे, तो डिस्टेंस तो चल ही चुका। तो राइजिंग ग्राफ होगा थ्रू आउट, तो राइजिंग 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 राइजिंग, ठीक है। बस कर्वेचर्स की बात है, यहाँ पे क्या होगा, ये स्पीड मेरी बढ़ती जा रही है तो अपवर्ड कर्वेचर, स्पीड मेरी कांस्टेंट है तो नो कर्वेचर, स्पीड मेरी घटती जा रही है तो डाउनवर्ड कर्वेचर, स्पीड फिर बढ़ रही है तो अपवर्ड कर्वेचर, समझ गए। तो बस अब ग्राफ बनाते चले जाओ, और उसके नीचे का जो एरिया वो डिस्टेंस बताते जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आएगा मेरा ग्राफ, देखो राइजिंग फिर यहाँ तक तो पहले जैसा ही है, इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट जैसा। यहाँ पे रिवर्सल हुआ एक्चुअली पार्टिकल, इज इट नॉट, वेलोसिटी जीरो हुई ना यहाँ पे, और उसके बाद ऐसे नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे रिवर्सल हुआ, लेकिन रिवर्सल भी हो गया तो भी डिस्टेंस मेरा ऐसे करके ऐसे ही जाएगा, ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेरा नीचे की तरफ आ गया था यहाँ पे, बस ये फर्क हुआ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिख दिया, जल्दी से पढ़ता हूँ, जस्ट एज v इज इक्वल टू ds by dt, similarly speed v mod is dl by dt, thus from vt graph first we can figure out the v mod versus t graph by just making the negative regions of velocity by mirroring them about the t axis। समझ गए, मिरर इमेज कर दिए तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया। नाउ वंस अगेन वी मार्क द राइजेस और फॉल्स और कर्वेचर्स यहाँ पे मार्क कर दिए। एंटी ग्राफ इज ऑलवेज मोनोटोनिकली राइजिंग,
देन मेक द क्वालिटेटिव प्लॉट बेस्ड ऑन द स्लोप्स एंड कर्वेचर्स। बस वही काम किया दोबारा से, सेम टू सेम। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। समझ में आया ना कैसे प्लॉट करना है? वी वी से वी मॉड और वी मॉड से एल टी ग्राफ वैसे ही बनेगा जैसे वी से एस टी ग्राफ बनता। क्लियर? और एक्स टी ग्राफ के लिए क्या करना है, जैसे वी से एस टी बनता है बिल्कुल उसी तरह से एक्स टी ग्राफ भी बनता है, एक्सेप्ट उसको एक्स नॉट से ऊपर ऑफसेट करना पड़ेगा, वर्टिकली शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ए टी ग्राफ से वी टी ग्राफ कैसे बनाना है। ए टी से वी टी, तो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात। तुम्हारा वी टी से एस टी कैसे बना रहे थे, वी और एस में रिलेशन क्या था, वी वॉज डी एस बाई डी टी। तो जो रिश्ता v का s के साथ है वही रिश्ता a का v के साथ है। क्यों? a मेरा dv बाई dt से v मेरा ds बाई dt। जिस तरह से मैं vt ग्राफ से st ग्राफ बना रहा था बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से मेरा at से vt ग्राफ बन जाएगा। और एरिया अंडर द at ग्राफ क्या बताता है, एरिया अंडर द at ग्राफ बताता है चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एरिया अंडर द at ग्राफ क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे एरिया अंडर द vt ग्राफ बताता है चेंज इन पोजीशन। तुम लोग सोच रहे हो डिस्प्लेसमेंट बोला था, चेंज इन तो कुछ बोला नहीं था, चेंज इन कैसे होगा, वहां पे वो चेंज इन पोजीशन था। vt ग्राफ का एरिया वाज चेंज इन पोजीशन एंड at ग्राफ का एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो वापस जहां पे मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा वहां पे वेलोसिटी ग्राफ राइजिंग बनेगा। डिड नॉट? एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी का स्लोप, एक्सेलरेशन का स्लोप वेलोसिटी का कर्वेचर। तो एक्सेलरेशन ऊपर बढ़ रहा है या घट रहा है उससे पता चलेगा कटोरा सीधा होगा vt का या उल्टा होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो एग्जैक्टली उसी तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग तुम लोग खुद से ही कर लो। देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, एटी ग्राफ दे रखा है। ये क्या है, एक्सेलरेशन पहले 10 पे कांस्टेंट है फिर ऐसे करके ऐसे जा रहा है, ये मेरा एटी ग्राफ है। ठीक है, और क्या लिखा, एटी ग्राफ पार्टिकल शोन इन द फिगर, प्लॉट वीटी ग्राफ, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑन t इक्वल टू 6 सेकंड टू t इक्वल टू 12 सेकंड, और वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 14 सेकंड पे, और क्या दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेकर चलना। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, मेथड भी समझ में आया कि नहीं? vt का at से एग्जैक्टली वही रिश्ता है जो sg का vt से था। समझ गए? व्हाट a is to v is what v is to s। तो वो चीज यूज करके अभी भी जो सीखा है हमने तरीका उसी को यहाँ पे अप्लाई करो। कोशिश करो क्वांटिटेटिव प्लॉट भी बन जाए। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ अगर देखना तो, आई जस्ट जूम इट इन। ठीक है, तो इसको जूम इन कर देता हूँ। ये मेरा दिस इज योर एटी ग्राफ। ठीक है, अभी फुल स्क्रीन कर दिया तुम्हारे लिए। ठीक है, और इससे अभी वीटी ग्राफ प्लॉट करो, खुद से करो ट्राई। हाँ, इसमें बी पार्ट भी था, मैं बोलना भूल गया था। बी पार्ट में क्या पूछा, 6 सेकंड से 12 सेकंड में एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है, तो वीटी प्लॉट करना है, एवरेज एक्सेलरेशन 6 से 12 में निकालना है, और टी इक्वल टू 14 पे स्टी पता लगाना है। तीन चीजें। ठीक है, वापस जूम इन कर दे इसको, सॉरी हाइड द सॉल्यूशन। हाँ, तो सिंपल ही है, यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीका ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ तो मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट जा रहा है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई कर्वेचर तो होगा नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइजिंग ग्राफ होगा, यहाँ राइजिंग विद नो कर्वेचर। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो राइजिंग ही होगा, और स्लोप पॉजिटिव है तो अपवर्ड कर्वेचर। यहाँ पे क्या, एक्सेलरेशन यहाँ तक पॉजिटिव बना हुआ है तो वापस राइजिंग ग्राफ होगा, लेकिन स्लोप एक्सेलरेशन का नेगेटिव है तो वेलोसिटी का कर्वेचर नेगेटिव है तो राइजिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो गई, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी का स्लोप नेगेटिव हो गया, यानी वेलोसिटी फॉलिंग ग्राफ होगा। और एक्सेलरेशन का स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो कर्वेचर भी डाउनवर्ड हो, तो यहाँ पे फॉलिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ पे फॉलिंग विद अपवर्ड कर्वेचर आएगा। तो क्वालिटेटिव ग्राफ देख लो अभी कैसा होगा, तो राइजिंग विद नो कर्वेचर सीधा, उसके बाद राइजिंग विद अपवर्ड कर्वेचर। ध्यान रखना यहाँ पे शार्प कॉर्नर नहीं निकालना, ये जिस स्लोप में है उसी स्लोप से कंटिन्यू होकर फिर ग्रेजुअली स्लोप चेंज हो रहा है। कई बार बच्चे यहाँ पे ऐसे करके ऐसा कुछ बना देते, तो ये शार्प कॉर्नर नहीं दिखना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू सडनली चेंज नहीं हुई है, एक्सेलरेशन का स्लोप सडनली चेंज हुआ, इसलिए वेलोसिटी का कर्वेचर सडनली चेंज होगा, वेलोसिटी का स्लोप सडनली चेंज नहीं होगा, तो इसलिए शार्प कॉर्नर वहां पे नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? ठीक है, तो ऐसे आया और इसी स्लोप से धीरे धीरे स्लोप चेंज होते गया, तो राइजिंग विद अपवर्ड कर्वेचर, फिर क्या, राइजिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर, तो ऐसे करके ऐसे, पर यहाँ पे क्या हुआ, टैंजेंट पैरेलल हो जाएगी, क्या, एक्सेलरेशन जीरो यानी इसका स्लोप जीरो, टैंजेंट पैरेलल। उसके बाद क्या, फॉलिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर, और उसके बाद फिर फॉलिंग विद अपवर्ड कर्वेचर, और यहाँ पे वापस से टैंजेंट पैरेलल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो गई, राइट। ये तो ए पार्ट हो गया। फिर क्या बोल रहा है, हमें पूछा है बी पार्ट में एवरेज एक्सेलरेशन t इक्वल टू 16 से t इक्वल टू 12। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, राइट, एवरेज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी तो सीधे हम एरिया ही निकालते हैं 6 से 12 तक का, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, देखो ये मेरा 6 से 10, ये 4 यूनिट्स है, और ये कितना है मेरा, ये 20 यूनिट्स है, तो हाफ इंटू 4 इंटू 20 यानी कितना हो गया, हाफ इंटू 4 होता है
2 इंटू 20 ये 40 यूनिट्स हुआ है, ये प्लस 40 हुआ एरिया, और ये एरिया कितना हो गया हमारा हाफ इंटू 2 इंटू माइनस 2 इंटू 5, तो कितना हुआ ये 5 हो गया है। तो उधर प्लस 40 था और ये मेरा क्या हुआ -5 एरिया हुआ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? एक मिनट, आई थिंक आई मैच्ड इट समवेयर। ये 10 क्यों लिखा मैंने? अच्छा हाँ 10 तक ही तो जा रहा, सही है। तो हाफ इंटू 2 इंटू 10, ठीक है नहीं? तो -10 हुआ, तो उधर प्लस 40 आया था, ये एरिया प्लस 40 था और ये एरिया मेरा -10। तो यानी चेंज टोटल एरिया कितना होगा मेरा? टोटल एरिया हो गया 30, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी मेरा 30 हो गया, और टाइम टेकन कितना हो गया 6 से लेके 12 तक 6 सेकंड। तो 30/6 तो प्लस 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया मेरा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, राइट? आया समझ में? ठीक है। ये अच्छा, अब 14 सेकंड्स के एंड पे वेलोसिटी निकालनी है, तो सारे एरिया ऐड करते जाओ। ये सारा एरिया पॉजिटिव रहेगा और ये पूरा एरिया नेगेटिव रहेगा। अब सारे एरियाज को ऐड करना है, तो ये रेक्टेंगल का एरिया, फिर ये ट्रापीजियम का एरिया, फिर ये ट्रापीजियम या इस ट्रायंगल का एरिया, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया। बस वो एरियाज देखने हैं, अभी देख लो कितना बेस है, कितना हाइट है, वो सब देखना है, ठीक है। ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है? एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू विड्थ, ठीक है। तो बस तो ट्रापीजियम का एरिया निकाल लिया, वो समझ में आ रहा होगा। ये 10 इंटू 4 हो गया 40। फिर उसके बाद क्या हो गया? एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 10 और ये मेरा 20, उसका एवरेज 10 प्लस 20/2, और ये विड्थ कितनी है 2, तो 10 प्लस 20/2 इंटू 2। फिर उसके बाद क्या? ट्राइंगल है ये, तो ये विड्थ 4 और ये मेरा 20, हाफ इंटू 4 इंटू 20 वही लिखा हुआ है। और फिर यहाँ पे ध्यान रखना, ये नेगेटिव साइन भूलना नहीं, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेना जरूरी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस हाफ इंटू 4 इंटू 10, तो ये मेरे पास क्या आ गया फाइनली? नेगेटिव साइन है यहाँ पे, और ये 90 मीटर पर सेकंड हो गया। तो समझ में आया सभी को? क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो इस तरह से हम एटी से वीटी, तो तीनों का तरीका एक ही है, क्या? वीटी से एसटी, वीटी से एक्सटी और एटी से वीटी, ये तीनों ग्राफ्स को ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है? राइजेस और फॉल्स, मतलब बेसिकली पहले तो राइजेस और फॉल्स चेक कर लो, वैल्यू से राइज और फॉल पता चलेगा, और फिर कटोरे पता कर लो, उनके स्लोप से उसका कटोरा पता चलेगा, ठीक है। तो बस ये पता करने के बाद फिर प्लॉट करते जाओ। क्वांटिटेटिव ग्राफ है तो एरियाज देख देख के हम वैल्यूज लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप दैट इज सेटल्ड फॉर एवरीबॉडी, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वीटी ग्राफ से एटी कैसे प्लॉट करना है। तो वीटी से एटी प्लॉट करना बहुत ही सिंपल होता है। वीटी से एटी प्लॉट करने तो पता है वेलोसिटी का स्लोप देखते जाना है, और कुछ देखना ही नहीं है। मतलब अभी तक तो दो दो चीजें देखनी पड़ रही थी ना, वैल्यू और स्लोप, दोनों चीजें देखनी पड़ रही थी। बस तो वीटी का जहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वीटी का जहाँ पे स्लोप नेगेटिव है वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो बहुत सिंपल ही है। तो क्या लिखा? सिंस ए इज डीवी बाई dt, प्लॉटिंग एटी फ्रॉम वीटी कैन बी सिंपली डन बाय लुकिंग एट द स्लोप्स ऑफ द वीटी कर्व। Wherever Vt is rising, acceleration is positive. Wherever V is falling, acceleration is negative. Constant slope of Vt graph implies a constant acceleration. Thus, straight line parallel to t axis. समझ गए? अगर constant slope की लाइन है, straight line है Vt ग्राफ, तो acceleration मेरा horizontal रहेगी, ठीक है? ओके, if velocity is हाँ वो हो गया। हाँ, अगर velocity constant हो गई, velocity की लाइन horizontal हो गई, तो फिर acceleration 0 हो जाएगा, ठीक है? ओके, and if velocity varies quadratically, acceleration varies linearly. Velocity अगर t स्क्वायर से वेरी करे तो acceleration का स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जाएगा, लीनियर, ठीक है। तो ये बहुत ट्रिवियल सी बात है, और इसी तरह से xt से vt भी बिल्कुल वैसी ही बात है। बस xt का स्लोप देख देख के हम vt प्लॉट कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई बहुत डायरेक्ट कोई ऐसे इलस्ट्रेटिव क्वेश्चन नहीं लिया, क्योंकि कॉमन सेंस वाली ही बात है, ये पे कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, ठीक है। तो आई होप समझ में आई होगी बात कैसे प्लॉट करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक इलस्ट्रेशन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? A rocket is fired vertically upward with a net acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी जिस सोर्स से लिया उसने ये वर्ड यूज किया नेट एक्सेलरेशन, अंडरस्टूड है। एक्सेलरेशन का मतलब नेट एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये रॉकेट अगर जल रहा है तो कुछ फ्यूल्स की वजह से अपवर्ड एक्सेलरेशन होगा, फिर जी डाउनवर्ड लग रहा है, फिर उसके बाद कुछ नेट एक्सेलरेशन। एक्चुअली ये कोई ऐसा है नहीं कि दो एक्सेलरेशन हो रहे हैं। रॉकेट जा रहा है, एक एक्सेलरेशन आ जा रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन वर्ड, इसमें नेट वर्ड रिडंडेंट ही है, बस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। जैसे दिवाली का रॉकेट इनिशियली जैसे आग लगाई तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर क्या 5 सेकंड के बाद इसका फ्यूल खत्म हो गया एंड इट डिसेलरेट्स विद जी। ये भी अंडरस्टूड सी बात है, लिखने की बात नहीं है। मतलब फ्यूल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या? प्रोपेलिंग फोर्स खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या? क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है तो वो डिसेलरेट करेगा। डिसेलरेशन बाय द वे कब बोलते हैं? जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं तो एक डिसेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन डायरेक्टेड होते हैं तो एक्सेलरेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो स्पीड बढ़ रही होगी टाइम के साथ, इज इट? और वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो स्पीड मेरी घट रही होगी। v = u + at लगाओगे तो घट रही होगी।
या फिर अदर वे अराउंड वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो भी मेरी स्पीड घट रही होगी। तो एक्सेलरेशन जनरली तब बोलते हैं जब स्पीड बढ़ रही होती है और डिसेलरेशन होता है जब स्पीड घट रही होती है, समझ गए? तो ये भी अंडरस्टूड सी बात है कि जी से वो डिसेलरेट करेगा कि जो रॉकेट का खाली तीला होगा वो ऊपर राइज करोगा, स्लो डाउन होगा, ठीक है, जी के हिसाब से। बट द हाईएस्ट पॉइंट इस वेलोसिटी बिकम जीरो, ये भी अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट तो रिवर्सल का ही पॉइंट होगा, ये भी कहने की बात नहीं, बट जहां से लिया सोर्स उसने सारी बात बता दी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, फिर क्या है, देन इट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन जी। उसके बाद क्या, जी से नीचे गिरेगा। आप क्या पूछा, और ग्राउंड पे वापस आ जाएगा। फिर हमें करना क्या है, इसका एटी ग्राफ प्लॉट करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है, तो ठीक है। और एटी ग्राफ से फिर वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, और वीटी ग्राफ से फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। समझ गए क्या क्या प्लॉट करना है? एटी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ के बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर द कंप्लीट जर्नी। जी को कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को, आगे समझ में? तो इसको अभी ट्राई करो, थोड़ा प्रैक्टिस है। इनफैक्ट इसमें एटी से वीटी का ग्राफ बनाना और वीटी से एसटी का भी ग्राफ बनाना है। तो समझ गए, दो बार वही चीज करनी है, वीटी से एटी, सॉरी एटी से वीटी और वीटी से एसटी। तो ट्राई करो, फिर डिस्कस करते हैं, जल्दी से खुद से ट्राई करो इसको। हाँ, तो सिंपल ही है हम लोगों का। देखो एटी ग्राफ कैसा है, एटी ग्राफ देखो शुरू में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट रहेगा 4 पे, ठीक है। और उसके बाद जितने भी टाइम तक रहेगा मेरा नेगेटिव कांस्टेंट रहेगा, इसलिए सडनली, इनफैक्ट ये नहीं भी ड्रॉ करते तो चलता, क्योंकि एक्सेलरेशन डिसकंटीन्यूअस ही है एक्चुअली। तो हम जनरली ये नहीं ड्रॉ करना चाहिए, डिसकंटीन्यूअस ग्राफ में छोड़ देना चाहिए इसको। और उसके बाद फिर क्या है, मेरा कांस्टेंट वैल्यू कितना, -10, ठीक है। तो अभी क्या टी इक्वल टू जीरो से क्या लिखा, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू 5 है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आफ्टर दैट -10। हाइट क्या होगी, टी इक्वल टू 5 पे देखो, तो हाइट क्या होगी, हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर ना, यू तो जीरो ही था, तो कितनी होगी, 50 मीटर हाइट हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होगी, टी इक्वल टू 5 सेकंड पे। यहाँ पे निकाल रहा हूँ ताकि आगे की चीजें कैलकुलेट कर सकूँ कि कितने टाइम तक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है नहीं। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। तो अब रिटर्न करने का टाइम कितना होगा, सोच के देखो। तो रिटर्न करने के लिए जितना हाइट ऊपर गया उतना ही वापस भी आएगा, इधर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट -50 रख के फिर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा के मुझे पता चलेगा कितना टाइम और मोशन चलेगा, ठीक है। तो बस, तो क्या किया, -50 इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली टी जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एडिशनल टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये टाइम कितना आ गया मेरा, जो भी है ये 2 + √14 आ जाता है मेरे को, ठीक है। तो यानी यहाँ तक मेरे को ये ग्राफ प्लॉट करना है, 2 + √14 तक जो भी जगह होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या, +4 रखना है 0 से 5 तक, और उसके बाद फिर बाय द वे ये 2 + √14 एडिशनल टाइम है, तो इसमें 5 और 7 + √14 तक एग्जिस्ट करेगा, समझ गए? तो एक 7 + √14 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये प्लॉट कर लिया 7 + √14 तक। अब क्या है, अब वीटी ग्राफ प्लॉट करना है, तो जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है वहां पे वीटी का स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन के नीचे का जो एरिया होगा उससे ये वैल्यू डिसाइड होगी। तो ये एरिया कितना, हाफ इंटू 4 इंटू 4 जो भी है, तो ये कितना आ गया मेरा यहाँ पे, जो 5 है, हाफ इंटू 5 इंटू 4, तो ये कितना आ गया, 20 आ गया लॉस्ट रीजन पे, ठीक है। वही हाथ से भी कैलकुलेट किया था। और उसके बाद फिर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नेगेटिव है, तो फिर ये लगातार ये स्लोप इसी लाइन नेगेटिव स्लोप की लाइन हो गई। कितना स्लोप होगा इसका, -10 स्लोप होगा, ठीक है। तो प्लॉट कर लिया, तो क्या लिखा, नाउ वी सक्सेसफुली प्लॉट वीटी फ्रॉम एटी एंड एसटी ग्राफ अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। तो ये मैंने वीटी का ग्राफ आ गया, वीटी के ग्राफ से एसटी का ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देखो राइजिंग विद अपवर्ड कर्वेचर होगा, यहाँ पे राइजिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर होगा, यहाँ पे फॉलिंग विद डाउनवर्ड कर्वेचर होगा। तो वैसे ही मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। वैल्यूज पुट करनी तो वापस इसके एरिया एरिया देख लो, वैल्यूज पुट कर लो। तो ये मेरे पास फाइनली ग्राफ हो गया, ठीक है। रॉकेट की फुल जर्नी का ऐसा ग्राफ है, क्लियर, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा, फ्यूल फिनिश हो गया, तो रॉकेट क्या कीप्स मूविंग अप फॉर अ व्हाइल, तो 2 सेकंड्स टू बी प्रिसाइज, तो ऊपर 2 सेकंड और लगे फ्यूल खत्म होने के बाद। तो देख सकते हैं कि 20 स्पीड हुई थी ना फ्यूल खत्म होने पे, और 10 एक्सेलरेशन, तो v = u + 80 देखो, तो क्या आएगा, 2 सेकंड्स और आएगा फर्दर ऊपर जाने का। तो 5 सेकंड में फ्यूल खत्म हुआ, 2 सेकंड और ऊपर गया, उसके बाद पूरा डाउनवर्ड, पूरा नीचे कितना आ गया, 7 + √14 पे आ गया, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एएक्स ग्राफ या एएस ग्राफ। तो एएस ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी ध्यान से समझो, ठीक है, और लॉजिक के साथ समझेंगे इसको। तो तुमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v dv by dx होता है, या फिर v dv by ds होता है। तो इसी को मैं रीअरेंज करूंगा तो v dv क्या हो जाएगा, a dx हो जाएगा। एक्सेलरेशन v dv by dx है, तो v dv क्या हो जाएगा, a dx हो जाएगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाओ। तो अभी मान लो इनिशियल x की वैल्यू कुछ है x1, और x1 से x2 मान लेते हैं, करते हैं ये x1, यहाँ पे x2 होना चाहिए, x1 दोनों जगह गलती से लिख दिया, x1 से ये मान लो x2 जा रहा है, ठीक है।
इनिशियल पोजीशन इसकी x1 है और फाइनल पोजीशन इसकी x2 है। तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी एक मिनट, VDV इक्वल टू ADS, हाँ ठीक है सही है। तो ये क्या हो गया, ये तो मेरा AX ग्राफ का एरिया हो गया, और ये क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 है ना। VDV का इंटीग्रेशन क्या होगा, v टू द पावर 1 dv है ना, तो v टू द पावर 1 का क्या इंटीग्रेशन होगा, v टू द पावर 2 अपॉन 2, और फिर लिमिट डालोगे u से v, तो क्या आ गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, और v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 क्या है, अगर इसको हाफ, इसको m से मल्टीप्लाई कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो जाएगा, इज इट नॉट, बोलो। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो गया ना एक मास के लिए। इसका मतलब क्या है, ये 1 kg बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि AX ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, दिस रिप्रेजेंट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। ओके, AX ग्राफ इंटीग्रल ADX है, व्हिच इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करो खुद से। क्या दे रखा है, एक पार्टिकल है जिसका AX ग्राफ हमें ऐसा दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, इनिशियल स्पीड है 0.8 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड 0.8 मीटर पर सेकंड है, और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ। और क्या पूछा है कि जब x इक्वल टू 1.4 पे पहुंचेगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है सभी को, ठीक है। तो जल्दी से इसको कर लो फटाफट, x इक्वल टू 1.4 पे मुझे स्पीड पता लगानी है, ट्राई करो। तो सिंपल ही है, यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड दे रखी है 0.8 मीटर पर सेकंड, है ना। और एरिया कितना है, अभी वो तो एरिया तुम निकाल लो, ये रेक्टेंगल का एरिया, ये ट्रापेजियम का एरिया, और ये रेक्टेंगल का एरिया, तो वही चीज कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। ये कैलकुलेट करके 0.4 आ जाता है हमारा, यानी यूनिट्स देख लेना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो u मेरा 0.8 है, तो v स्क्वायर माइनस 0.64 बाई 2, ठीक है। इससे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1.2 मीटर पर सेकंड, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो कई बार क्या है, बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड टाइप के ग्राफ्स पूछते हैं, यानी 1/v वर्सेस 1/t का ग्राफ प्लॉट कर दिया, 1/a वर्सेस 1/v का ग्राफ प्लॉट कर दिया, कुछ भी, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी फंक्शन ले लिया काइनेमेटिक वेरिएबल्स का, वाई एक्सिस पे कुछ भी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। रिलेशन जैसे जैसे a बाई वी, फॉर एग्जांपल a बाई वी स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट कर दिया, log v का ग्राफ प्लॉट कर दिया, कुछ भी ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो फर्क नहीं पड़ता, उससे डायरेक्टली तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या है, वो जो भी ग्राफ दिया उससे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, हमारे उसको उसके पास, उससे हमारे पास कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। जैसे मान लो a बाई वी स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ मान लो स्ट्रेट लाइन दे रखा है, तो y इक्वल टू mx प्लस t से हमें पता चल जाएगा कि जो यहाँ s है और यहाँ पे v स्क्वायर बाई a है, तो s इक्वल टू a इंटू वी स्क्वायर बाई, मतलब जो भी है, समझ गए कि नहीं, y इक्वल टू mx प्लस t, तो कुछ रिलेशन आ जाएगा s v और a। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस है, कौन सी, वही तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस है, v इक्वल टू ds बाई dt, a इक्वल टू v dv बाई ds, और जो दूसरी है, समझ गए, dv बाई dt, v dv बाई ds और ds बाई dt। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस में खेल के हम फिर एक्सप्रेशंस में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ है तो हमको जनरली यही करना पड़ेगा। किसी किसी ग्राफ में हो सकता है फिर भी एरिया का कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन बन जाए, वो डिपेंड करेगा कि क्या क्वांटिटीज प्लॉट हुई है, ठीक है। तो दिख रहा है कुछ एरिया का रिलेशन, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो फिर हम उससे फंक्शन बना के उसका, तो वो क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, वी कैन मेक अ प्लॉट ऑफ आर्बिट्ररी फंक्शंस of one kinematic variable versus arbitrary function of another kinematic variable or even compounded functions. In such cases, we should just find out the relating function from the graph and then work analytically, especially when the geometrical interpretations are not very obvious. कुछ हो सकता है मीनिंग ना निकले geometrically, ठीक है। For instance, we can plot v versus 1 by x या av versus vt, इधर av प्लॉट कर दिया इधर vt प्लॉट कर दिया, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन एट डिफरेंट टाइम्स, इट इज ऑफन अ गुड आइडिया टू प्लॉट अ vt ग्राफ क्वालिटेटिवली। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट है, यानी अगर अलग अलग एक्सेलरेशन से कोई पार्टिकल चल रहा है, अलग अलग कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, अक्सर क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस में ग्राफिकली करना आसान होता है, vt ग्राफ प्लॉट कर लेना चाहिए, अलग अलग एक्सेलरेशन से चल रहा है तो अलग अलग vt के सेगमेंट स्ट्रेट लाइंस होंगे, उससे थोड़ा विजुअलाइजेशन आसान होता है, क्वेश्चन थोड़ा आसानी से काम हो जाता है, ठीक है। So it is often a good idea to plot a vt graph qualitatively rather than directly going to the algebra. कोर्स अलजेब्रा से भी काम कर सकते हो, लेकिन ग्राफ से क्या थोड़ा अलजेब्रा कम हो जाती है, थोड़ा सा समझ ज्यादा आती है क्वेश्चन में, ठीक है। ग्राफिकल पिक्चर माइट हेल्प रिड्यूस द नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर डूइंग द अलजेब्रा, उसे नंबर ऑफ अननोन्स कम लेके भी हमारा काम चल जाता है, ठीक है। इसके ऊपर आगे हम क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मेरा, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन अल्फा फॉर सम टाइम, रेस्ट से शुरू हुई है और अल्फा एक्सेलरेशन से चल रही है, तो वीटी ग्राफ क्या होगा, राइजिंग ग्राफ हो जाएगा, राइट, जीरो से स्टार्ट करके राइजिंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन। और फिर क्या बोला है, उसके बाद रिटार्ड कर रही है कितने से, बीटा से यूनिफॉर्मली रिटार्ड कर रही है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब वापस
जहां पर भी जाएगी उससे फिर घटते घटते कहां तक पहुंच रही है, फाइनली इट कम्स टू रेस्ट इन अ टाइम कैपिटल टी। तो टोटल कैपिटल टी टाइम में तो रेस्ट पे आ गया स्टार्ट से लेके, तो फिर क्या, हाँ, तो वापस टी टाइम में वापस रेस्ट पे आ गया, चढ़ा और उतर गया, ठीक है, बीटा से, फिर उसके बाद रेस्ट पे आ गया। क्या पूछा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव ड्यूरिंग द मोशन, मैक्सिमम कितनी स्पीड अचीव होगी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द मोशन। तो समझ में आ रहा है वीटी ग्राफ में होगा, ट्रायंगल जैसा बनेगा ना, और उसके नीचे का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें पता है कि जितनी बढ़ी है स्पीड उतनी फाइनली घटनी भी है। तो इसको ठीक से करो ट्राई इसको खुद से, ठीक है, पहले वीटी ग्राफ क्वालिटेटिवली प्लॉट करो, उसके बाद देखना बहुत आसान हो जाएगा काम, जल्दी से खत्म कर लो इसको। हाँ, तो बस ट्रायंगल बना लिया हमने, अल्फा से राइजिंग और बीटा से फॉलिंग, और उसके बाद फिर क्या है, रेस्ट से शुरू हुआ और रेस्ट पे स्टार्ट हुआ, तो अल्फा एक्सेलरेशन और बीटा डिसेलेरेशन, और फिर दोबारा से जीरो आ गया। इसका ये टाइम कितना हो जाएगा, मुझे पता है अल्फा T1 भी Vmax है, और Vmax माइनस बीटा T2 ये भी मेरा जीरो है। तो मेरे पास क्या आ गया, इसका मतलब T1 आ गया Vmax अपॉन अल्फा, और T2 आ गया Vmax अपॉन बीटा। तो इससे मेरे पास कैपिटल टी आई, और Vmax की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को रीअरेंज कर लिया तो ये Vmax आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो Vmax आ ही गया, तो हाफ इंटू Vmax इंटू टी, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, विल स्टॉप हियर, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे 1D के, फिर 2D पे चलेंगे, ठीक है।